हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में। आज का वीडियो जो है आपको एग्जाम में 5 नंबर का 10 नंबर दिला सकता है यदि इनमें से 2 को क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तब मेरा पढ़ाया हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तो एग्ज़ाम में आना तो दम तय है, ठीक ना। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और 10 नंबर लाइए एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको सामने क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। इसके पीछे मैंने 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है जो पिछले वीडियो में है, और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि गॉस पर में लिखे तथा इसे सिद्ध करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए गॉस पर में लिखे तथा सिद्ध करें। देखिए गॉस पर में लिखना है तो गॉस पर में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले गॉस पर में लिख के डैश देंगे। गॉस पर में लिख के क्या करेंगे हम लोग, डैश देंगे। और गॉस पर में होता क्या है, तो गॉस पर में देखिए होता क्या है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बंद सतह के भीतर कितना आवेश है, Q है, इसका 1/ε0 गुना होता है। तो यही हो गया आपका गॉस पर में। गॉस पर में क्या हो गया भाई कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ गए। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गॉस पर में है, यानी कि फाई बराबर Q × 1/ε0। अब देखिए इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, कि बिना डायग्राम के लिए बिना डायग्राम सिद्ध नहीं होगा। डायग्राम हम क्या करते हैं कि गोलीय सतह लेते हैं, बंद गोलीय सतह लेते हैं, और जिसका केंद्र मान लेते हैं कि O है। इसका केंद्र क्या है, O है, और इसके केंद्र पर मान लेते हैं कि +Q आवेश है, ठीक। और इसी आवेश से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। इसी आवेश से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, चारों तरफ गुजरेगा, इधर भी गुजरेगा, इधर भी गुजरेगा, इधर भी गुजरेगा, इधर भी गुजरेगा, ठीक। तो जब किसी क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र गुजरता है तो वहाँ से हम लोग बोलते हैं कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से एगो हम त्रिज्या ले लेते हैं, यहाँ से भी वो त्रिज्या ले लेते हैं। इस त्रिज्या का नाम है R, इसका भी नाम है R, और यहाँ से भी हम एगो त्रिज्या ले लेते हैं, ये भी क्या होगा, R होगा आपका। और उसके बाद यहाँ इसका एगो छोटा सा हम क्षेत्रफल काट लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल काट लेंगे। यदि आपके पास इसका PDF नहीं है तो PDF के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो नंबर आपको दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस क्षेत्रफल के नाम मान लेते हैं कि DS है, और DS बराबर का आपका होता है DSA n कैप। वेक्टर DS बराबर का होता है DSn कैप, और इसी के डायरेक्शन में आपका विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में एक इकाई सदिश मान लेते हैं कि R कैप है। विद्युत क्षेत्र के दिशा में एक इकाई सदिश R कैप है, और गोला के केंद्र O है, इसका त्रिज्या R है, और इसके केंद्र पर कितना आवेश है, Q आवेश है। Q आवेश को हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना। यहाँ Q लिखे थे तो घिचमिचा गया। तो अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि माना जाता है, मानने वाला प्रोसेस होता है। जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग मान लेते हैं। ये वाला आपका त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, ठीक। और ये गोला के केंद्र वो है, और यहाँ पर आवेश +Q है, और ये विद्युत क्षेत्र यहाँ से चारों तरफ गुजरता है, इधर भी, मतलब सगरों गुजरता है विद्युत क्षेत्र। हमको सिद्ध करना है कि फाई बराबर का होता है Q × 1/ε0। हमको यही सिद्ध करना है, ठीक ना। तो सिद्ध करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि +Q आवेश, माना कि +Q आवेश गोले के केंद्र O पर स्थित है। गोले के केंद्र O पर स्थित है, जिस गोले की त्रिज्या R है, जिस गोले की त्रिज्या R है, तथा इसका अल्पांश क्षेत्रफल DS है। अल्पांश क्षेत्रफल मतलब छोटा क्षेत्रफल DS है, जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल DS है, जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है d फाई बराबर वेक्टर E डॉट ds होगा, वेक्टर E डॉट ds होगा,
ठीक ना। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा, ठीक ना। और ये गोला जो है पूरी इसी तरह से बना हुआ है छोटा छोटा क्षेत्रफल से। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि डी फाई इज इक्वल टू, देखिए इसका यह केंद्र पर आवेश Q है और इसे R दूरी पर यहाँ पर एक सतह है, तो सतह के बिंदु P पर मान लेते हैं कि सतह के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का होगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r स्क्वायर, और यहाँ पर ये R कैप, और ds का देखिए वैल्यू कितना है, ds का वैल्यू आपका है ds n कैप। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r स्क्वायर और ds, और फिर ये हो जाएगा r कैप n कैप। अब देखिए ये जो r कैप है इसका डायरेक्शन इस इधर है, और जो ये विद्युत क्षेत्र आपका है, जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए n कैप यहाँ पर लिया जाता है, ठीक ना। तो r कैप और n कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि r.n इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ r मोड ऑफ n और कोस 0। तो इसका देखिए मान हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1, तो 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर r.n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, r.n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r स्क्वायर और ds तो रहेगा ही, और r.n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखिए ये जो डी फाई बराबर मेरा आया है, डी फाई बराबर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r स्क्वायर और इंटू ds। तो देखिए ये जो मेरे पास डी फाई बराबर आया फ्लक्स है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला केवल फ्लक्स आया है, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला फ्लक्स आया है। अब गोला जो है आपका इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल से बना हुआ है, ये जो गोला है इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल से बना हुआ है। तो देखिए इसमें टोटल कई गो ऐसा क्षेत्रफल है, आपको मालूम है टोटल कई गो इस गोला में ऐसा ds क्षेत्रफल है, किसी को मालूम नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये हम जान रहे हैं कि इसका छोटा सा भाग ds जो है उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना आया है, डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r स्क्वायर इंटू ds, छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स आया है। इसी प्रकार से पूरा क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि यह जो गोला है ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल से बना हुआ है, बहुत सारा छोटे छोटे क्षेत्रफल से बना हुआ है। तो इसे टोटल कितना फ्लक्स गुजरेगा इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल गुजरने वाला फ्लक्स को निकालने के लिए क्या करते हैं कि पूरे सतह के लिए समाकलन कर देते हैं, पूरे सतह के लिए समाकलन कर देते हैं। तो चल इसके बाद क्या लिखेंगे कि अब गोले के संपूर्ण सतह से होकर, इसके बाद लैंग्वेज लिखना है, ठीक ना, कि अब गोले के संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब गोले के संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए जो मान आया था हमारा डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r स्क्वायर और ds, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे पूरे सतह के लिए। जब पूरा सतह के लिए निकालेंगे कि पूरा सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर, इसमें आपका बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r स्क्वायर, इधर आपका बच जाएगा ds। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई होता है, डी फाई का फाई, यहाँ आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r स्क्वायर, और ds का क्या हो जाता है, s हो जाता है। और देखिए s जो होता है आपका, तो गोला के क्षेत्रफल के लिए गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का वैल्यू होता है s बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r स्क्वायर, s का वैल्यू क्या होता है भाई
एस का वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए ऊपर बचा क्यू और नीचे बचा एप्सिलॉन नोट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाई बराबर लिखेंगे 1/एप्सिलॉन नोट और गुना में यहाँ क्यू है। तो देखिए क्यू बराबर फाई बराबर क्या हो गया, Q/एप्सिलॉन नोट। यही हमको सिद्ध करना था। हो गया प्रूफ, तो इसको लिख देंगे प्रूफ्ड। हो गया प्रूफ ना। देखिए आपका 5 नंबर आ गया, ठीक ना। गॉस पर में बता ही दिए, प्रूफ कर भी दिए। एग्ज़ाम में इस बार तो पक्का आएगा 2023 में, इस बार तो इसको पक्का आना चाहिए, किसी बहुत बार से आ नहीं रहा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत विस्थापन किसे कहते हैं। कहते हैं कि पदार्थ है, आई पदार्थ का परावैधुता जो है, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ठोस है, इस पदार्थ का परावैधुता कितना है, एप्सिलॉन है। पदार्थ का परावैधुता एप्सिलॉन है और इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। तो ये पदार्थ जो है कोई न कोई आपका माध्यम है, ये जो भी पदार्थ है ये एक तरह का माध्यम है। तो विद्युत विस्थापन का परिभाषा क्या होता है कि किसी माध्यम की परावैधुता और उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र, किसी माध्यम की परावैधुता और उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहते हैं। किसी माध्यम की परावैधुता और उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहते हैं। अर्थात विद्युत विस्थापन को लोग डी से लिखते हैं, ठीक ना। विद्युत विस्थापन किसे लिखते हैं, वेक्टर डी से लिखते हैं। तो वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू ई, ठीक। क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, इस माध्यम की परावैधुता है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब परिभाषा क्या होता है विद्युत विस्थापन का, किसी माध्यम की परावैधुता और उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को उस माध्यम का विद्युत विस्थापन कहते हैं। तो फार्मूला होता है D बराबर एप्सिलॉन इंटू ई, ठीक ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन और इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/r स्क्वायर और यहाँ पर दे देंगे r कैप दे देंगे, ठीक ना। तो ये एप्सिलॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो D बराबर आपका क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/r स्क्वायर और r कैप, यही हो गया इसका फार्मूला। लेकिन केवल परिभाषा पूछ रहा था, तो हमको तो केवल परिभाषा से मतलब है। मतलब क्या है कि किसी माध्यम की परावैधुता और उस माध्यम से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अभी आपका डिफिनेशन हो गया क्लियर। अब अगला ले लेते हैं। अगला क्या है, ई रहा। देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए इसका तीव्रता निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अति लंबा आवेशित बेलनाकार कोई चालक ले लेते हैं, उसके बाद जाकर निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई बेलनाकार चालक बना लेते हैं और उसके बाद जाके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि अति लंबा आवेशित बेलनाकार चालक बना लेते हैं। बेलनाकार चालक देखे हैं, देखिए ये जो पाइप है, ये पाइप आपका क्या है, बेलनाकार है, ठीक ना। ये अलग बात है कि चालक नहीं है, लेकिन किस शेप का है, बेलन के शेप का है कि नहीं। देखिए तो, अरे तेरी के ये तो ढम से लग गए। बेलनाकार चालक है आपका, ठीक ना। इस हाँ चलिए इससे लिखा भी गया, वाह। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो बेलनाकार चालक बना लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ये रहा आपका बेलनाकार चालक और इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। बेलनाकार चालक का नाम क्या देते हैं, ए बी। और इसका अक्ष ले लेते हैं यहाँ से और इस पर आवेश दे देते हैं हम। टोटल आवेश मान लेते हैं कि Q है। टोटल आवेश इस पर कितना है, Q है। टोटल आवेश बेलन पर हम मान लेते हैं कि Q है टोटल आवेश। और हमको क्या ज्ञात करना है, अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ही सबसे पहले वो काल्पनिक गौसीय सतह बनाते हैं। हालांकि डॉट डॉट से बनाना पड़ता है, ठीक ना, लेकिन हम क्या कर दिए, घींच दी सिद्ध है। यहाँ गौसीय सतह बना लेते हैं, काल्पनिक गौसीय सतह यहाँ से इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए एक और नाम दे देते हैं हम CDEF। इसको गौसीय सतह समझिएगा, ठीक ना, काल्पनिक होता है। जैसे कि PDF वाला अथी दिया गया है नोट्स ना, तो उसमें बनाया गया है। ये क्या आपका गौसीय सतह है, ठीक। अब इससे r दूरी पर मान लेते हैं कि इसके अक्ष से r दूरी पर कोई हम बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर बिंदु P, हमको यहीं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका दूरी मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, दूरी r है। इसके अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है, r मान लेते हैं। हमको इसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हालांकि जो हम आपको बता रहे हैं उसका PDF आपको मिल चुका है, और PDF नहीं मिला है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका नंबर दिया है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इसके लिए देखिए ये बेलनाकार चालक AB मान लिए हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद लैंग्वेज लिखते हैं कि माना कि AB एक अति लंबा बेलनाकार चालक है। माना कि AP एक अति लंबा बेलनाकार चालक है जो एक समान रूप से आवेशित है, जिसके प्रति एकांक लंबाई, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई L मान लेते हैं, ठीक ना, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है। इसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रैखिक घनत्व कितना है, लैम्डा है। तथा बेलन के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है। बेलन के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जहाँ हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि जो आपका CDEF है ये गौसीय सतह है, ठीक ना, गौसीय सतह है। तो हम लोग बेलनाकार गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। देखिए बेलनाकार गौसीय सतह है, इसका यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है इसका नाम है DA, और यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है इसका भी नाम क्या है, DA। छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए हैं DA, और E वाला क्षेत्रफल को भी ले लेते हैं, E जिसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। देखिए मान लीजिए कि E जो है ना आपका, E बेलनाकार गौसीय एथी है आपका, गौसीय सतह है। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो इस प्रकार से गुजरेगा। जैसे इस पर यदि आवेश है तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा सामने गुजरेगा, और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इधर गुजरेगा, ठीक ना। यहाँ से जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो सामने गुजरेगा, और यहाँ से भी जो भी उत्पन्न होगा इधर गुजरेगा, और यहाँ से उत्पन्न होगा तो इधर गुजरेगा, ठीक ना। इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, सामने की ओर होगा। यहाँ जो एरिया लिया जाएगा उसका डायरेक्शन सामने की ओर होगा, ठीक ना। ई वाला एरिया का डायरेक्शन सामने की ओर होगा। अब विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में गुजरेगा, लेकिन यहाँ वाला जो एरिया है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, देखिए ई वाला जो एरिया है इसका डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ठीक ना। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे गुजरेगा, तो यहाँ दोनों के बीच के कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ भी देखिए एरिया का डायरेक्शन नीचे की ओर, इधर की ओर, और विद्युत क्षेत्र गुजरेगा इधर की ओर, तो यहाँ भी दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ई वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ई वाला जो एरिया है, तो इस वाला एरिया का डायरेक्शन होगा इधर की ओर, ई वाला एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ठीक ना। तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का वैल्यू कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ई वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो दो गो जगह जो फ्लक्स है ऊपर और नीचे से, यानी कि यहाँ से और यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, केवल इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुजरेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए बेलनाकार गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो बेलनाकार गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, देखिए एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरेगा, जिसको लिखेंगे E × 2πRL, 2πRL कोस 0 क्यों, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके साथ ही इसका कोण 0 डिग्री बन रहा है, और E वाला जो है क्षेत्रफल एक साथ 90 बन रहा है। तो यहाँ पर लिखाएगा आपका प्लस में EDA कोस 90। हालांकि DE जो भाग है वृत्ताकार है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो DA की जगह πr² भी लिख सकते हैं। एगो यहाँ भी है, यहाँ भी लिखाएगा प्लस में EDA कोस 90 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए गौसीय सतह जो आपका E वाला था,
CDEF है, इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो E इंटू 2πRL, E इंटू 5πRL, और कोस 0 का वैल्यू 1, आ देखिए कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो अगर 0 हो जाएगा, ए वाला 0 हो जाएगा, तो ये आपका फाई बराबर क्या बचेगा, फाई बराबर बचेगा E इंटू 2πRL, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए ई जो आपका बंद पृष्ठ क्षेत्रफल है, गॉसीय सतह है, इसके अंदर में टोटल आवेश नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ आवेश इस सतह के बाहर भी है, कुछ आवेश सतह के बाहर भी है। तो मान लेते हैं कि जो बंद सतह है ये वाला, इसके अंदर में आवेश जो छोटका क्यू है, इसके अंदर में जो आवेश कितना है, छोटका क्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, आवेश का रैखिक घनत्व होता है, आवेश का रैखिक घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू बटा एल होता है, क्यू बाई एल होता है। तो इससे हम लोग क्यू बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल लिखेंगे, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो ये हो गया आवेश के रैखिक घनत्व के फार्मूला से लैम्डा बराबर क्यू इंटू एल। गॉसीय सतह CDEF के लिए हम लोग आवेश का केवल रैखिक घनत्व निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर लंबाई कितना माने थे, एल निकाले थे, तो एल लंबाई में कितना आवेश था, छोटका क्यू था, तो एकांक लंबाई में क्यू बाई एल, और यही इसका रैखिक घनत्व हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग जान गए कि गॉसीय सतह के अंदर में कितना आवेश है, छोटका क्यू है। गॉसीय सतह के अंदर में छोटका क्यू आवेश है, क्योंकि कुछ आवेश देखिए इसके बाहर भी है, कुछ आवेश इसके बाहर भी है, गॉसीय सतह के बाहर भी है। तो हम लोग जानते हैं गॉस पर में से कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान है तल के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तल के अंदर कितना आवेश है, छोटका क्यू है, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि अब गॉस पर में से, अब गॉस पर में से, अब गॉस पर में से बंद सतह यानी कि गॉसीय सतह, अब गॉस पर में से गॉसीय सतह CDEF से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो CDEF से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर का होगा छोटका क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट, क्योंकि बंद सतह जो CDEF था उससे उसका अंदर में छोटका क्यू आवेश था, ठीक ना। तो फाई बराबर का हो जाएगा छोटका क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए छोटका क्यू का वैल्यू कितना था, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल बटा में एप्सिलॉन नोट। अब देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए हम पीछे लिखे हैं आपको समीकरण 1, यहाँ पर, यहाँ देखिए समीकरण लिखे हैं फाई बराबर E इंटू 2πRL, इसको ये भी फाई बराबर है जो कि समीकरण 1 है। इधर देखिए यह भी आपका समीकरण 1 है, फाई बराबर लैम्डा ए इंटू एल बटा एप्सिलॉन नोट। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे तो इधर आपका है E इंटू 2πRL, ठीक, और इधर क्या है लैम्डा इंटू एल बटा में एप्सिलॉन नोट। अब देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको भेज दीजिए नीचे बटा में, तो ऊपर बचेगा लैम्डा और नीचे में हो जाएगा आपका 2πRA इंटू एप्सिलॉन नोट। अब इसी को सजा के हम लिखेंगे, इसी को सजा के क्या लिखेंगे, देखिए सजा के लिखेंगे ई बराबर 1/2π एप्सिलॉन नोट इंटू लैम्डा बटा आर। यही हो गया आपका आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आपको जो PDF मिला है बस उससे आप एक बार लेक्चर देख लीजिए या वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा एकदम 100%, ठीक ना। लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा तभी जाके, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको तो भी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़ाए हैं आपको पूरा एक ही बार में याद हो जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं तो मान के चलते हैं कि आपके 90% दिमाग में घुस जाएगा, 10% आपको खुद से याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला ले लेते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ही रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए रहा आपके सामने, क्वेश्चन है, कहाँ भाग गया, आ जाओ नीचे, हाँ भाग जाता है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कोई आवेश की समतल चादर है, चादर मतलब इस टाइप का, जैसे कैसे है मोबाइल है एकदम प्लेन है, तो इसी टाइप का कोई चादर है और इसी कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है।
इसी कारण क्या निकालना हमको, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो चलिए आवेश की समतल चादर कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं कि आवेश के समतल चादर कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए आवेश के समतल चादर कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें वो आवेश की समतल चादर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये रहा आपके आवेश का समतल चादर, इसको हम इसे बना लेते हैं यहाँ से, ठीक। और इसमें क्या करते हैं, गौसीय सतह हम बनाते हैं। यहाँ से बेलनाकार है, गौसीय सतह यहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक। यहाँ से हम बेलनाकार है गौसीय सतह बना लेते हैं। और इसका मान लेते हैं कि ये वाला है आपका DA है, ये क्षेत्रफल DA है और ये वाला क्षेत्रफल क्या है, DA है। ये भी क्षेत्रफल DA और ये वाला क्षेत्रफल DA, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला विद्युत, हम लोग क्या करते हैं, इस पर आवेश ले लेते हैं, इस पर आवेश ले लेते हैं प्लस आवेश इस पर ले लेते हैं। और इस पर प्लस आवेश ले करके और हम लोग क्या कर देंगे कि इसको प्लस आवेश ले लिया, आवेश की समतल चादर का नाम रख देते हैं AB। आवेश की समतल चादर का नाम AB है और इसका क्षेत्रफल का नाम DA है। यहाँ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आपका वेक्टर E होगा। यहाँ से भी गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर E है। यहाँ से भी गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का नाम वेक्टर E है। आई जो हम बेलनाकार जो लिए हैं गौसीय सतह ई वाला, इसका एक छोटा क्षेत्रफल बीच में हम लेते हैं, क्षेत्रफल का नाम है DA। ये छोटा क्षेत्रफल का नाम क्या है, DA। और इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लेते हैं कि सिग्मा है, इसमें आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक ना। अब देखिए यही जो डायग्राम हम यहाँ पर बनाए हैं घिजमिजा के, यही डायग्राम आपके PDF में साफ बनाए हुआ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। केवल यहाँ से लेक्चर सुन लीजिए भाई, ठीक ना। इसका नाम दे देते हैं हम ABCD, ठीक। ये गौसीय सतह का नाम है ABCD। आवेश की समतल चादर का नाम AB है, जिस पर टोटल आवेश कितना है, टोटल आवेश इस पर Q है। और ये जो गौसीय सतह है इसके अंदर में छोटका आवेश होगा, गौसीय सतह के अंदर में छोटका आवेश जो है Q होगा, छोटका Q, ठीक ना। गौसीय सतह के अंदर में छोटका आवेश Q होगा, ठीक। अब देखिए इसमें मान लेते हैं कि माना कि आवेश की एक समतल चादर AB है, माना कि आवेश की एक समतल चादर AB है, जिसके क्षेत्रफल में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि हाई वाला जो क्षेत्रफल है इसके ई वाला क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तथा इस समतल चादर के समीप कोई बिंदु P है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। फिर क्या किए हैं कि पुनः माना कि समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत एक बेलनाकार गौसीय तल ABCD का निर्माण किया गया है, बेलनाकार गौसीय तल ABCD का निर्माण किया गया, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो दो गो क्षेत्रफल है, देखिए यहाँ पर ई वाला क्षेत्रफल जो है, इधर विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर एरिया है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, थीटा बराबर 0 होगा। और यहाँ देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, यहाँ भी आपका थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हाई वाला जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का डायरेक्शन ऐसे है, ई वाला क्षेत्रफल का डायरेक्शन लंबवत इधर की ओर है, अब विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि देखिए ई वाला जो ऐसे बेलन है ना यहाँ पर, तो बेलन ऐसे है, ठीक ना। तो ई वाला जो क्षेत्रफल इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र कैसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, विद्युत क्षेत्र गुजरा ऐसे और क्षेत्रफल है ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे फ्लक्स का फॉर्मूला तो EDA cos थीटा, थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, यहाँ भी थीटा बराबर 0 है। तो इसका ये बेलनाकार गौसीय सतह जो ABCD है, इसके दो ही सतह से केवल फ्लक्स गुजरेगा, AB और CD से, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि AB और CD सिरों पर विद्युत फ्लक्स, AB और CD सिरों पर विद्युत फ्लक्स EDA cos 0 होगा। AB पर भी EDA cos 0 होगा और CD पर भी EDA cos 0 होगा, ठीक ना। तब बेलनाकार गौसीय तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा EDA cos 0 प्लस EDA cos 0 प्लस EDA cos 0। एगो बीचवा में क्षेत्रफल था, यहाँ पर क्या लिखाएगा EDA cos 90 डिग्री, ठीक ना। बीचवा वाला जो यहाँ वाला क्षेत्रफल था ना, तो यहाँ वाला क्षेत्रफल के एरिया का डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और ई वाला जो है, ई वाला एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर,
अब विद्युत क्षेत्र भी इधर गुजर रहा है तो यहाँ जीरो, अब फिर एगो ई वाला है तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया भी उधर, तो वहाँ भी जीरो है, ठीक ना। तो एगो क्षेत्रफल जो बीच वाला है वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान आपका जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए इंटू 1, है यहाँ पर ये ला जीरो हो जाएगा, बीच वाला 90 डिग्री वाला जो है ना ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक हम लिखते हैं ई डी ए इंटू 1, तो हो जाएगा आपका जुट करके फाई बराबर 2E इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 2E को, ठीक ना। अब देखिए ई जो आपका है, ई जो ई वाला क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर इस क्षेत्रफल का नाम DA है और यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। हम लोग जानते हैं कि आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या होता है आपका, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है समतल चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम सिग्मा बराबर लिखेंगे छोटका क्यू बटा में DA, कहा से कि क्षेत्रफल का नाम DA था, तो यहाँ से छोटका क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA। अब देखिए फिर यहाँ देखिए ई जो थी जो है क्षेत्रफल, इसके अंदर में आवेश का छोटा सा हिस्सा है, तो गॉसीय सतह जो ABCD है इसके अंदर में आवेश का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, स्मॉल क्यू है, ठीक ना। तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, जितना इस बंद सतह के अंदर आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। तो गॉस प्रमेय के अनुसार गॉसीय सतह ABCD से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो आपका होगा, वो कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर होगा छोटका क्यू बटा में ε0, छोटका क्यू बटा ε0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटका क्यू का मान रख देंगे सिग्मा इंटू DA यहाँ मान रख देंगे, बटा में क्या है ε0 है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हम क्या माने, समीकरण 1 माने हैं। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे तो देखिए इसमें आपका है 2EDA और यहाँ पर आपका क्या है सिग्मा DA, अब बटा में क्या है ε0 है, ठीक ना। तो DA से DA कैंसिल, तो बचेगा 2E, इधर बच जाएगा सिग्मा बटा ε0 बच जाएगा, ठीक ना। तो हमको तो विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो E बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटा में 2ε0, सिग्मा बटा 2ε0। देखिए यही हो गया आपका आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर सिग्मा बटा 2ε0, ठीक ना। और भी इसमें क्वेश्चन है जिसको हम अगला दिन बताएंगे आपको, ठीक ना, अगला वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।